हे गाइस व्हाट्सएप बाहुबली टिक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। बायोलॉजी हम पढ़ रहे थे जिसमें हम प्रकाश संश्लेषण पढ़ रहे थे। एक दो वीडियो हमने देख लिया। पहला क्या दिखा कि प्रकाश संश्लेषण होती कैसे है। दूसरे वीडियो में हमने देखा था कि अप्रकाशीय अभिक्रिया और प्रकाशीय अभिक्रिया। और आज हम सिलेबस को पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ाते हुए प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चैनल से नए हैं तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए दोस्तों के साथ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले दो कारक हैं, एक बाह्य कारक और दूसरा आंतरिक कारक। बाह्य कारक उसे कहेंगे जो पौधों के बाहर है, जो कारक पौधे से संबंधित नहीं है, पौधे के बाहर है। और जो कारक पौधे के अंदर है, अंदर ही है, उसको हम क्या बोलेंगे, आंतरिक कारक बोलेंगे। ठीक है, तो ये बाह्य कारक देखते हैं हम। होता क्या है कि इसमें वे कारक हैं जो पौधों के बाहर रहकर इस क्रिया को प्रभावित करते हैं। जैसे कि घर को आप एक पेड़ पौधा समझ लो, तो पड़ोसी जो हैं वो बाह्य कारक हैं। और घर के भेदी लंकड़ है, घर के ही कोई आदमी है या कोई व्यक्ति है, तो वो क्या हो जाएगा, वो आंतरिक कारक हो जाएगा। तो पौधे के बाहर रहकर इस क्रिया को प्रभावित करते हैं, उसे बाह्य कारक कहेंगे। इसके अंतर्गत प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, तापक्रम, पानी और ऑक्सीजन आते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए आप, अगर जिस चीज़ से हम जिन जिन चीज़ों से हम कोई नई चीज़ बना रहे हैं, अगर वही चीज़ ना रहे तो क्या वो नई चीज़ बनेगा? आप समझ रहे होंगे कि क्या चीज़ बोल रहा है। तो मतलब प्रकाश संश्लेषण के लिए जो चार चीज़ें हमने पढ़ी थी, कौन कौन सी? एक तो हो गया प्रकाश, दूसरा हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा हो गया जल या पानी और चौथा हो गया क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट। अगर ये चारों चीज़ न मिले तो आपको नहीं लगता कि प्रकाश संश्लेषण जो है प्रभावित होगी? बिल्कुल होगी भाई। कच्चा माल नहीं मिल रहा है तो फिर प्रोडक्ट कैसे बनेगा? तो इसमें से प्रकाश जो है, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी बाह्य कारक है, क्लोरोफिल जो है पत्ती में रहता है इसलिए वो आंतरिक कारक में चला जाएगा। और साथ ही तापक्रम और ऑक्सीजन ये भी जो है प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करती हैं। तो एक एक करके चलिए देखते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। तो प्रकाश कैसे प्रभावित करती है ये देखते हैं। ठीक है, तो प्रकाश की तीव्रता बढ़ने से प्रकाश संश्लेषण की दर जो है वो बढ़ जाती है। प्रकाश अगर ज़्यादा तीव्र हुआ तो वो प्रकाश संश्लेषण की दर भी बढ़ जाती है। लेकिन बहुत तीव्र प्रकाश होने पर यह रुक हो जाती है। देखिए अति जो है घातक होता है। ठीक है, आप ज़्यादा, हम जानते हैं कि प्रोटीन जो है फ़ायदेमंद होता है, विटामिन जो है फ़ायदेमंद होता है, कार्बोहाइड्रेट फ़ायदेमंद होता है हमारे लिए, इंसानों की बात कर रहा हूँ। अगर ये ज़्यादा हो जाएगा तो क्या फ़ायदेमंद रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगा, आपको ये नुकसान पहुँचा देगा। इसलिए अति जो है घातक होती है। तो इसमें भी प्रकाश एक निश्चित दर तक अगर तीव्रता बढ़ती है तो प्रकाश संश्लेषण की दर भी बढ़ेगी, परंतु अगर और बढ़ी तो फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुक जाएगी। ठीक, पहला क्लियर हो। और हाँ, एक बात और बताइए कि कौन से रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे ज़्यादा होती है? मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, जो प्रकाश संश्लेषण का पहला पार्ट है उसमें बताया था विबग्योर करके, अर्थात वॉयलेट में जो है सबसे कम प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है। और रेड कलर का जो प्रकाश है, प्रकाश की किरण है, उसमें सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है, अब दूसरा कारक देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड या CO2। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना है? 0.03 से 0.04%, इतना ही है। ठीक है, जिसके साथ ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया घटती या बढ़ती है। ठीक है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड तो चाहिए प्रकाश संश्लेषण के लिए, लेकिन कितना चाहिए? जितना निश्चित है। लेकिन उस निश्चित कैपेसिटी जो क्षमता है उससे अगर ज़्यादा हुआ तो क्या होगा? घातक होगा, क्योंकि अति जो है वो घातक है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होगी या घट जाएगी, है ना। तो लेकिन ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पर क्रिया जो है धीमी हो जाती है। तो इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, है ना। आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं तापक्रम। तो ताप टेम्परेचर कैसे प्रभावित करता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को 25 से 35 डिग्री सेल्सियस पर होना चाहिए। मतलब ये जो उपयुक्त है, जो सबसे अच्छा है, बेस्ट है टेम्परेचर, वो 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तक है।
ठीक है। तो वो अगर उतनी डिग्री से तापमान रहा, उतना टेम्परेचर रहा वातावरण का, तो काफ़ी अच्छा जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा हुआ या उससे कम हुआ तो फिर नुकसान ही नुकसान है ना। तो अगर तापक्रम कम हुआ या ज़्यादा हुआ तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होगी, बिल्कुल होगी। ठीक है। तो अगला चौथा देखते हैं, पानी किस तरीके से प्रभावित करेगा। तो पानी अपचायक हाइड्रोजन छोड़ता है। हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं कि पानी को जो है तोड़ता है, कौन तोड़ता है, प्रकाश तोड़ देता है क्लोरोफिल की सहायता से। किस में तोड़ देता है, ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन में। और ऑक्सीजन जो है वो कहाँ चला जाता है, बाहर चला जाता है। और हाइड्रोजन जो है वो NADPH से NADPH बनाता है, मतलब अपचयन करता है। ठीक है। तो पानी अपचायक हाइड्रोजन छोड़ता है, हाइड्रोजन बन रहा है पानी से, टूटा तो इसलिए इसकी कम मात्रा में ही आवश्यकता होती है। पानी की मात्रा जो है कम लगती है, ऐसा ये बोल रहा है। लेकिन अत्यधिक कम होने पर स्टोमेटा बंद होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड का विसरण प्रभावित होता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाती है। देखिए, पानी कम है चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा कम है तब नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, बहुत ज़्यादा अगर कम हो जाएगा तो स्टोमेटा जो है नहीं खुलेगा। स्टोमेटा जो कहने का मतलब दरवाज़ा है। अगर दरवाज़ा से कच्चा माल अंदर नहीं गया, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं गया, तो क्या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, नहीं होगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड जाने के लिए स्टोमेटा खुलना जरूरी है। स्टोमेटा खुलने के लिए अच्छी मात्रा में पानी होना जरूरी है। तो इस तरीके से पानी जो है इफ़ेक्ट करती है। और पानी कम रहा तो प्रकाश संश्लेषण की दर बिल्कुल कम हो जाएगी। आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं चौथा, ऑक्सीजन किस तरीके से प्रभावित करता है। ऑक्सीजन सीधे प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित नहीं करता, परंतु यह देखा गया है कि वातावरण में ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण कम हो जाती है। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है क्या, नहीं पड़ती, बल्कि ऑक्सीजन जो है बनती है। तो ये किस तरीके से प्रभावित करती है, कहने का मतलब है जब इसकी ज़रूरत नहीं है प्रकाश संश्लेषण में तो ये किस तरीके से प्रभावित करती है। तो इस तरीके से प्रभावित करती है कि जो ऑक्सीजन की अगर सांद्रता वातावरण में ज़्यादा हो गया, ऑक्सीजन ज़्यादा हो गया तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है क्या होगा, वो कम होता जाएगा, उसकी सांद्रता जो है कम होती जाएगी। और कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता अगर कम हुई तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो बिल्कुल प्रभावित होगी ही। ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ेगी ही, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन हो जाएगा और उससे क्या होगा कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कम हो जाएगी। ठीक है। तो प्रभावित तो होगा ही। जैसे कि शरबत आप ले लीजिए जिसमें शक्कर है और पानी है। ठीक है। तो एक निश्चित अनुपात में शक्कर और पानी मिला हुआ है, जिसको आप पिएंगे तो आपको मीठा लगेगा। लेकिन आप उसमें और ज़्यादा पानी डाल दिए तो क्या होगा, शक्कर तो है उसमें लेकिन आपको मीठा लगेगा, नहीं लगेगा। तो उसको शरबत कहेंगे क्या, नहीं कहेंगे। तो इसी तरीके से ऑक्सीजन जो है ज़्यादा हो जाएगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता को कम कर देगा। तो इस तरीके से ऑक्सीजन भी जो है प्रभावित करता है। अगला देखते हैं आंतरिक कारक वो कारक है जो पौधे के अंदर ही है या पेड़ के अंदर ही है। ठीक है। इसके अंदर के वे कारक हैं जो पौधों में ही उपस्थित हैं, तो इसको आंतरिक कारक कहेंगे। जैसे कि हरित लवक हो जाएगा, पत्ती की संरचना हो जाएगा और जीव द्रव्यीय कारक। तो हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट या पर्णहरिम या क्लोरोफिल, चारों एक ही है, वो किस तरीके से प्रभावित करेगा। सामान्य रूप से इसकी मात्रा पर क्रिया में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मगर अनुपस्थित है तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। क्यों होगी, मेन जड़ तो यही है कि क्लोरोफिल से ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है ज़्यादा निर्भर है। कम होगा चलेगा, लेकिन नहीं होगा तो नहीं चलेगा। क्लोरोफिल कम है ज़्यादा है इससे कोई मायने नहीं रखता, लेकिन अगर नहीं है तो प्रकाश संश्लेषण होगी ही नहीं। अगर शक्कर नहीं होगा तो आप शरबत बना पाओगे क्या, नहीं बना पाओगे। ठीक है। तो अगला देखते हैं पत्ती की संरचना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पत्ती की संरचना प्रभाव डालती है। अगर पत्ती सीधी है, सामान्य है, सरल गुण संपन्न है बहु की तरह, तो प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाती है। ठीक है। लेकिन अगर पत्ती मुड़ी हुई है, जटिल है, तो प्रकाश संश्लेषण की दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि रंध्र पत्तियों में ही उपस्थित रहता है। देखिए, पत्ती अगर एकदम सीधा सामान्य है, एकदम फैला हुआ है, तो फैलेगा तो क्या होगा, प्रकाश ज़्यादा पड़ेगा,
तो ज़्यादा पड़ेगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी ज़्यादा होगी। लेकिन अगर पत्ती मुड़ी हुई है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि जिस भाग पर प्रकाश पड़ेगा उधर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। लेकिन मुड़ी हुई है तो नीचे वाले भाग में जो है, मुड़े हुए भाग में प्रकाश की किरणें तो नहीं जा पाएगी डायरेक्ट, तो वहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी कम होगी। तो इस तरीके से प्रभावित करता है। तीसरा देखते हैं जीव द्रव्य कारक। कोशिका द्रव्य में कुछ ऐसे प्राकृतिक एंजाइम पाए जाते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो कोशिका द्रव्य जो पत्ती होती है उसके कोशिका द्रव्य में ऐसे कुछ एंजाइम पाए जाते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को या तो बढ़ा देते हैं या तो घटा देते हैं। एंजाइम का मतलब ही होता है क्या? अभिक्रिया को बढ़ाना या घटाना। तो इस तरीके से हमने 2 कारक पढ़ लिए गाइस। और बाकी ये डायग्राम को समझिए, इतना समझ लीजिए ये काम आ जाएगा कि देखिए दिन में क्या होता है, ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है पत्ती के अंदर जाता है और ऑक्सीजन जो है बाहर निकलता है। लेकिन रात के वक्त में ऑक्सीजन अंदर जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रहा है। इसलिए कहा जाता है कि रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि पेड़ की पत्ती जो है वो ऑक्सीजन को खींच लेती है। अब सारी ऑक्सीजन को पेड़ खींच लेगी तो आप क्या करोगे? आप क्या लोगे बताओ? तो इसलिए मत सोना आप भी, है ना। तो आज का वीडियो इतना ही है गाइस। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिए और ठोंक दीजिए यार, लाइक कर दीजिए। ठीक है, बाय, धन्यवाद।